हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 7वीं की हमारा पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक का दूसरा अध्याय, हमारी पृथ्वी के अंदर। देखिए, अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस चैनल पर उपलब्ध होंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपका सिलेबस अधूरा ना रहे और आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। आपको पूरा सिलेबस चैनल पर मिलेगा। आइए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, यानी कि इसमें बताया गया कि जो हमारी पृथ्वी वो घूमती है किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर। ये क्या है? गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर और बाहर है वहाँ पर परिवर्तन होते रहते हैं। देखिए, बाहर कैसे परिवर्तन होते हैं आप देखते होंगे कि मौसम में कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठंड हो जाती है, तो इस प्रकार वहाँ पर क्या होते रहते हैं, मौसम भी बदलते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा ही पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है, कि पृथ्वी के अंदर क्या है? अगर हम पृथ्वी की खुदाई करें तो पृथ्वी के अंदर हमें क्या मिलेगा और पृथ्वी किन भागों से, किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है, यानी कि जैसे प्याज के हम छिलके उतारते हैं, एक छिलका उतारेंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा उतारेंगे तीसरा आ जाएगा, तीसरा उतारेंगे चौथा आ जाएगा। उसी प्रकार पृथ्वी भी परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? परपर्टी कहते हैं। जिस पर हम रहते हैं, जिस मिट्टी पर हम फसल उगाते हैं, मकान बनाते हैं, सबसे ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं? परपर्टी कहते हैं। सबसे पतली होती है यह, और यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यानी कि जो परपर्टी होती है ये क्या होती है? ये सबसे पतली परत होती है पृथ्वी की। और ये महाद्वीप यानी कि जो पृथ्वी का ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं, वहाँ पर कितने किलोमीटर की गहराई तक मिलती है? 35 किलोमीटर की गहराई तक। अगर हम खुदाई करें 35 किलोमीटर की गहराई तक तो क्या मिलेगी? परपर्टी मिलेगी। और अगर महासागरों में नीचे जाएं, जहाँ महासागर का तल होता है, वहाँ से खुदाई करें तो 5 किलोमीटर तक हमें परपर्टी मिलेगी। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। यानी कि देखिए, जो महाद्वीपों की सतह है वो किन खनिजों से बनी है? सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल कहते हैं। यानी कि सीएल, सी से सिलिका, एल से एल्यूमिना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सीएल कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे सीएल को? देखिए, अगर इंग्लिश में सीएल को आपको लिखना हो तो आप इसको SIAL लिखते हैं। SIAL सीएल लिखते हैं। SI से सिलिका, AL से एल्यूमिना इसको कहा जाता है। महासागर की प्रकृति मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमें कहा जाता है। यानी कि जो महासागरों की प्रॉपर्टीज, महासागरों का तल जहाँ पर होता है, जहाँ पर महासागरों के तल में ठोस भूमि स्टार्ट होती है, उसे क्या कहते हैं? सीम में। सी से सिलिका और में से मैग्नीशियम। अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो कैसे लिखेंगे? SIMA। SI से सिलिका, MA से मैग्नीशियम। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। जब हम प्रॉपर्टी क्रॉस कर लेंगे, अगर प्रॉपर्टी की गहराई तक हम चले जाएं तो कौन सी परत शुरू होती है? मेंटल। मेंटल कितने किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है? 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली होती है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है इसकी सबसे आंतरिक परत मेंटल से भी नीचे, अगर हम 2900 किलोमीटर की खुदाई कर लें और गहराई में जाएं तो कौन सी परत शुरू होगी? क्रोड, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यानी कि इसकी गहराई कितनी है? 3500 किलोमीटर तक है, 2900 से आगे। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। यानी कि किस चीज़ की बनी होती है? निकल और लोहे की, इसलिए इसे क्या कहते हैं? निफे। निफे, नी से निकल और F से फेरस। देखिए, फेरस जो होता है वो क्या होता है? वो लोहे का एक, आप कह सकते हैं कि ये लोहे का ही, लोहा फेरस से ही बनता है। लोहा किस चीज़ से बनता है? फेरस से ही निकाला जाता है, फेरियम से
निकाला जाता है। तो ये लोहे का भाग होता है फेरस। और निकल जो धातु होती है उससे बना होता है, इसलिए इसे निफे कहते हैं, निकल तथा फेरस। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। जो केंद्रीय क्रोड होती है, जो सबसे अंदर वाली परत होती है, उसका तापमान क्या होता है, बहुत ज्यादा तापमान वहां पर पाया जाता है और दबाव काफी ज्यादा होता है। अब हम पढ़ते हैं शैल एवं खनिज, यानी कि शैल जो होती है चट्टाने, एवं खनिज यानी कि मिनरल्स। पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर अनेक प्रकार की शैलों से बनी है, यानी कि पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अनेक प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। वो प्रॉपर्टी अनेक प्रकार की शैलों यानी चट्टानों से बनी हुई है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं, यानी कि जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी का निर्माण करती है और जो प्राकृतिक पिंड होता है उसे क्या कहते हैं, शैल कहते हैं। शैल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रॉक मीन्स चट्टान, यानी कि चट्टान कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। देखिए जो चट्टानें विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती हैं। आपने देखा होगा कई बार चट्टानों को, पत्थरों को देखा होगा, कोई पत्थर वाइट कलर का आपको मिलेगा, सफेद रंग का, कोई पत्थर काले रंग का, कोई पत्थर नीले रंग का आपको देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से शैलें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, इग्नियस शैल, अवसादी सेडिमेंट्री शैल एवं कायतनित मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि मेटामॉर्फिक शैल। जो आग्नेय है, ये इग्नियस जो इसका नाम दिया गया ये इंग्लिश का वर्ड है। आग्नेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इग्नियस शैल। और अवसादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। और कायतनित चट्टानों को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। देखिए जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे क्या निकलता है, मैग्मा या लावा निकलता है, और वो जब बाहर आकर ठंडा हो जाता है, ठोस हो जाता है, तो वो चट्टान का रूप धारण कर लेता है और उस चट्टान को क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। देखिए आग्नेय जो आग से बनी हुई हो, और लावा क्या होता है, एक प्रकार की आग होता है, उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, आग्नेय चट्टान रखा गया है। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं, यानी कि प्राथमिक शैल होती हैं क्योंकि ये सबसे पहले बनती हैं, या पृथ्वी में सबसे पहले यही चट्टान पाई जाती हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी एवं बहिर्वेदी। देखिए अंतर्वेदी जो चट्टान होती हैं वो कौन सी चट्टानें होती हैं, जो पृथ्वी के अंदर, अगर मान लीजिए मैग्मा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और मैग्मा बाहर निकलने के बजाय, लावा बाहर निकलने के बजाय पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो गया और वहां पर चट्टान बन गई, तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्वेदी चट्टान। और बाहर आकर अगर ठंडा होता है और चट्टान बाहर बनती तो उसे क्या कहते हैं, बहिर्वेदी चट्टान कहते हैं। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे की कल्पना कर सकते हैं? अगर आप लावा की कल्पना कैसे, जैसे हमारे यहाँ पर नदी बहती है उसमें पानी बहता है, वैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा की नदी बहती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लावा निकलता है। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। देखिए अगर लावा पृथ्वी के अंदर रहता तो उसे क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है, लेकिन जब वो विस्फोट द्वारा बाहर निकल आता है तो बाहर निकलने पर उसको क्या नाम दिया जाता है, लावा नाम दिया जाता है, और पृथ्वी के अंदर उसको क्या नाम दिया जाता है, मैग्मा। ये बहुत लाल रंग का होता है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, यानी कि जब ये लावा, द्रवित लावा कहाँ पर आ जाता है, ऊपर आ जाता है पृथ्वी पर, तो ये बहुत जल्दी ठंडा होकर ठोस बन जाता है और उससे क्या बनती है, आग्नेय चट्टानें बनती हैं। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं, यानी कि अगर बाहर आकर लावा ठंडा होता है तो क्या कहते हैं उसे, बहिर्वेदी आग्नेय शैल। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, यानी कि ये बहुत छोटे छोटे कणों से बना होता है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट चट्टानें। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। जो दक्कन पठार है हमारा दक्षिण भारत में जो पठार पाया जाता है वो किस चीज से बना हुआ, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाए तो उसे क्या, किस चीज का निर्माण होगा, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होगा। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये दाने बड़े दानों का रूप ले लेते हैं और
ग्रेनाइट शैल इसका एक उदाहरण है। देखिए धीरे धीरे जब ये ठंडा होता है तो ये जो बहुत महीन दाने होते हैं ये क्या होते हैं, थोड़े बड़े दानों का रूप ले लेते हैं और उस प्रकार की चट्टानों से क्या बनती हैं, ग्रेनाइट चट्टानें बनती हैं। ये एक इसका उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। यानी कि मसाले कूटने के लिए हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जो हमारे पास एक कुंडी होती है और एक जो सोटा होता है या जो स्फटिक पत्थर होता है, स्फटिक नहीं होता, वो क्या होता है, ग्रेनाइट पत्थर के बने होते हैं। शैल ढककर चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। देखिए जो चट्टानें होती हैं, अगर मैग्मा लावा ठंडा हो गया और वो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा खड़ी गहरी खाई है, तो वो टूट कर क्या होगा, या चटक कर या फिर अपर्दन के द्वारा, अपक्षय के द्वारा टूट कर जब आगे चला जाएगा तो उन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं। यानी कि जब वो छोटे छोटे कणे में टूटेगा तो हवा और पानी उनको बहाकर ले जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर और वहाँ पर जमा कर देंगे। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल का निर्माण करते हैं। यानी कि ये जो अवसाद होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, ये इकट्ठे होकर दबकर एक चट्टान का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। इस प्रकार अवसादी शैल बनती हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना होता है। जो बलुआ पत्थर की जो चट्टानें होते हैं वो रेत के दानों से बनी होती हैं। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहते थे उनके जीवाश्म भी पाए जा सकते हैं। यानी कि जो इन पर जो जीवाणु या जो पशु पक्षी रहते थे उनके जीवाश्म, यानी कि जो कई बार देखिए क्या कहते हैं कि उस चट्टान से डायनासोर की हड्डियाँ निकली तो वो उस चट्टान पर रहते थे लेकिन वहीं पर दब गए और उनके जीवाश्म वहीं पर बच गए। अवसादी चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। जो आग्नेय शैल होती हैं, अवसादी शैल, वो बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव होने के कारण क्या हो जाती है, कायांतरित शैलों में, कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर की संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो चिकनी मिट्टी और स्लेट और चूना पत्थर की जो चट्टानें हो संगमरमर की चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो सड़क बनाते हैं वहाँ पर क्या डालते हैं, छोटे छोटे रोड ये डालते हैं, वो किस चीज़ से बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। घर बनाते वक्त भी हम, इमारत बनाते वक्त भी इनका प्रयोग करते हैं। आप कई प्रकार के खेल खेल सकते हैं चट्टानों से। इसके उदाहरण आप अपने घर वालों से पूछकर जानकारी प्राप्त करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप पत्थर से कौन से गेम खेलते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक चट्टान दूसरे चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शैल चक्कर कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। जो ये डायग्राम देखिए, जो मैग्मा है, मैग्मा ज्वालामुखी द्वारा बाहर निकलता है, उससे क्या बनती हैं, आग्नेय चट्टानें बनती हैं। आग्नेय चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं या तलछट कहते हैं। और उनसे क्या बन जाती हैं, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानें और आग्नेय चट्टानों से भी कायांतरित चट्टानें या शैलें बनती हैं। और ये चट्टानें दोबारा फिर दबकर पृथ्वी में और बहुत ज़्यादा तापमान होने पर मैग्मा में बदल जाती हैं। देखिए यही इस डायग्राम में दिखाया गया और यही शैल चक्कर कहलाता है और इस पैराग्राफ में भी यही बताया गया है। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। देखिए जो शैलें होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए जैसे कोयला हम निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं, वो कहाँ से निकालते हैं, हम चट्टानों से निकालते हैं। और
वे पदार्थ इनमें प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी कि वहाँ पर कोई मानव उनको नहीं बनाता, वो प्राकृतिक रूप से उनमें बने होते हैं। और उनके गुण यानी कि जैसे कोयले का अपनी अलग क्वालिटी है, यानी कोयला किस प्रकार से एनर्जी देता है और पेट्रोलियम किस प्रकार से एनर्जी देता है, गैस जो नेचुरल प्राकृतिक गैस होती है वो किस प्रकार से एनर्जी देती है, इनके रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हमारे लिए खनिज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम खनिजों से हम अपने साधन परिवहन चलाते हैं। खनिजों का हम बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कोयले से रेलें चलती थी पहले, अभी पेट्रोल से डीजल से रेलें चलती हैं और गाड़ियाँ चलती हैं, और भी बहुत ज़्यादा काम हम खनिजों द्वारा करते हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। यानी कि ये जो उदाहरण दिए गए हैं इनमें से जैसे हम इनको उद्योगों में, जैसे उद्योगों में कैसे प्रयोग करते हैं, लोहे से हम क्या बनाते हैं, परिवहन के लिए साधन बनाते हैं, कार, बस, ट्रक, रेलगाड़ी इत्यादि लोहे से बनाते हैं। एल्युमिनियम का भी उसमें प्रयोग होता है। सोने से हम आभूषण बनाते हैं। यूरेनियम से हम क्या बनाते हैं, अब तो यूरेनियम से बिजली घर भी बनने लगे हैं, पहले परमाणु बम वगैरह बनाते थे। इस ये चैप्टर हमारा आज खत्म होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आपको देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका सिलेबस पूरा हो सके और आप मार्क्स में एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें।